Hello dear students, in this video we are going to learn about Newton's law of motion, and this is our second lecture on Newton's law of motion. In the first lecture we had already studied about what is force, what are the effects of force. What we had studied in the first video is what is force, second is effect of force, third is inertia, types of inertia, and linear momentum. And I hope in that video you must have understood all these points, because all these points you had already studied in your class 10th. Today we are going to study about the laws of motion. So what are the laws of motion? As you people have already studied these laws in class 9th standard, that there are basically three Newton's laws of motion. First law is, it states that every body will remain at rest or in uniform motion until and unless an external force is applied on it. We had studied the Newton's second law statement also in class 9th standard, and it says that it states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on it. And the third law, as you people have heard, is it states that to every action there is an equal and opposite reaction. So these statements we had already studied in class 9th standard, but in 11th standard we have to discuss all these laws in detail. So we'll discuss each and every law one by one, and the first law is, Newton's first law is that every body will remain at rest or in uniform motion until and unless an external force is applied on it. See बेटा, what does it mean कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि F की वैल्यू हमारे पास जीरो होनी चाहिए, और अगर F की वैल्यू जीरो हो गई तो सिंपल सी बात ये, F इज इक्वल टू एम ए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और अगर F इज इक्वल टू एम ए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया तो अगर मैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, दैट इज u प्लस ए टी, तो a की वैल्यू जीरो हो गई। दिस रिप्रेजेंट v इज इक्वल टू u, this will represent v is equal to u. It means initial velocity is equal to फाइनल वेलोसिटी। और जब कभी भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर सेम हो गई, मतलब अगर कोई भी मेरी कार है एंड दिस कार इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u, एंड आफ्टर some time also its velocity remains the same, that is v is equal to u, it means the motion is uniform motion। और अगर ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब दो कंडीशन है। अगर कोई भी बॉडी है जिसके पास एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है या तो वो रेस्ट पर होगी, या फिर वो बॉडी किस पे होगी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो सिंपल सी बात ये, फर्स्ट लॉ हमारा यही बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर। बिल्कुल सेम यही बात हमारा इनर्शिया भी बोलता है। और अगर मैं आपको इनर्शिया याद दिलाऊं, व्हाट वाज इनर्शिया? इनर्शिया वाज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body due to which it cannot change by itself. It cannot change by itself its state of rest
और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सिंपल सी बात, कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते थे। तो कैसे चेंज करेगी, तो ये हमें किसने बताया, ये हमें फर्स्ट लॉ ने बताया कि वो बॉडी तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस बॉडी के ऊपर आप क्या ना अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called as लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो हमें समझ में आया कि अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो होने का मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन हमें जीरो मिल गया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात v इज इक्वल टू यू आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अगर ऐसी टर्म मिलती है हमें, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मोशन है वो कैसा है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब ये है कि पहले भी वो u वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में भी u वेलोसिटी से चल रहा था, दैट मीन्स इट्स स्टेट इज नॉट बीइंग चेंज्ड। तो हमें ये समझ में आया कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई भी बॉडी हमारी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। और इनर्शिया का मतलब भी यही है कि कोई भी बॉडी अपने आप से, मतलब बिना कोई फोर्स लगाए हुए आप क्या नहीं कर सकते, आप उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये लॉ आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। What is Newton's second law? We have already seen the statement, and its statement says, it states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on it. सी बेटा, रेट ऑफ चेंज वर्ड आ गया यहाँ पर, कैसा वर्ड आया यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज। और मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। और अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही हमारी क्या होगी बेटा, यही हमारी फोर्स होगी। एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन डिटरमाइंड कि जो भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इसको हटा करके 1 आता है। तो यानी कि F जो है वो हमारा dp बाई dt ही रहने वाला है। So this is what we call it as Newton's second law. अब देखो सिंपल सी बात ये है कि जब तक क्या नहीं होगा, जब तक मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज नहीं होगा, मोमेंटम में, तब तक आपको क्या चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो सिंपल सी बात, हमें ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो देखो भैया, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स के लिए हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर मेरा मास कांस्टेंट है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का अगर मास कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात, अगर मैं ये बात बोलूं क्या, कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है मोमेंटम में चेंज हो रहा है, इफ मास इज कांस्टेंट, तो उसी की वजह से मुझे क्या देखने को मिलेगी बेटा, फोर्स देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये कि जब कभी भी हम कार ड्राइव करते हैं या कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं, तो उस ड्राइव करने की वजह से हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, हमें वहाँ पर अगर वेलोसिटी में चेंज मिला है, वेलोसिटी में चेंज मिला है मतलब हमें एक्सेलरेशन मिला। क्या मिला, एक्सेलरेशन। और अगर हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन मिला है तो सिंपल सी बात ये है कि उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम में चेंज मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखो एक और चीज़ लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, इफ मास इज कांस्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट। और अगर हमारा मास कांस्टेंट हो गया तो सिंपल सी बात कि सपोज कोई भी एक बॉडी थी,
उस बॉडी का मास था m, इस बॉडी का मास m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, और जो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी वो फाइनल वेलोसिटी आपको v मिल गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, पी आई इज इक्वल टू एम यू हो गया, और पी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम वी हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस ऑफ पी आई देखने को मिलेगा, और पी एफ कितना हो गया एम वी, और पी आई कितना हो गया एम यू। दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम, और ये जो चेंज हुआ ये चेंज सपोज टी टाइम में हुआ, तो एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर डिवाइड बाई टी। So f vector will be equal to m v minus u upon t, और v माइनस u क्या हुआ करता है हमारा, v माइनस u हमारा होता है एम ए। तो इसलिए f इज इक्वल टू एम ए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो f इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला हमारा कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा व्हेन मास इज कांस्टेंट, जो भी बॉडी है उसका मास कांस्टेंट रहेगा, तभी हम f इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात, अगर हमारे पास कार है, वो कार अगर मूव कर रही है तो कार का कोई भी पार्ट हमारे इधर से उधर नहीं जाता है, कार का पूरा मास हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए हम वहाँ पर इस एफ इज इक्वल टू एम ए को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन रनिंग कर रहा है तो रनिंग करते टाइम पर भी उसका मास क्या रहेगा, उसका मास सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात, आपको यहाँ पर ये क्या चीज़ मिली, एफ इज इक्वल टू एम ए आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर अगर एक कंडीशन लगा दें कि इफ मास इज चेंजिंग, मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मास कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मान लो एक ट्रक है, और इस ट्रक की ट्रॉली में आपने क्या फिल कर रखा है, सपोज सैंड फिल कर रखी है, दिस इज अ ट्रक, और यहाँ पर आपने क्या फिल कर रखा है, सपोज सैंड फिल कर रखी है। यहाँ पर आपने क्या काम किया, एक होल बना दिया, और सैंड यहाँ से फॉल हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ट्रक का मास चेंज हो रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली, कांस्टेंट मान ली, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मास इज चेंजिंग बट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका क्या मतलब हो गया, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, और डी बाई डी टी ऑफ एम वी का मतलब क्या हो गया, वी कांस्टेंट हो गया, और डी एम बाई डी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फोर्स का, जब आपकी क्या चीज़ कांस्टेंट हो गई, ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, बट मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मास इज चेंजिंग। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहीं पर अगर हम तीसरे वाले केस की बात करें, थर्ड केस, इफ मास एंड वेलोसिटी बोथ आर चेंजिंग, दोनों चेंज कर रहे हैं। अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज कर रहे हैं, मतलब एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ एम वी लिखेंगे इसको। अब अगर ये दोनों ही वेरिएबल हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और अगर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो यहाँ पर मुझे जो फोर्स का एक्सप्रेशन मिला, दैट एक्सप्रेशन इज एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो दिस इज बेसिकली the Newton's second law. This is the general form of Newton law. General form of Newton's second law.
यहाँ पर अब आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगा दीजिए कि अगर मान लो v कांस्टेंट हो गया तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, अगर मान लो m कांस्टेंट हो गया तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग वाले ये जो दो रिजल्ट्स आपको दिखाई दिए हैं, कौन से दो रिजल्ट, एक तो ये रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट कौन सा है आपका, दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। ये जो आपको दो रिजल्ट दिखाई दिए हैं, ये दोनों रिजल्ट इसी रिजल्ट में इंक्लूडिंग है। मतलब अगर कहीं पर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही होगी तो इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो इस फॉर्मूले की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, या फिर एम डी वी बाई डी टी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जिन केसेस में आपका मास चेंज हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात ये कि भैया जो भी चीज़ें हैं वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को एकदम से जब हम थप्पड़ मारते हैं तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी भी क्रिकेट बॉल को जब आप कैच कर रहे होते हैं, कोई भी एक प्लेयर है, एक कोई बॉल है, वो बॉल उसके पास आ रही है किसी प्लेयर के पास, और वो प्लेयर जब इसको कैच करने की कोशिश करता है, वो अपने हाथों को नीचे लेकर जाता है कि नहीं। सिंपल सी बात, आप किसी क्रिकेट प्लेयर्स को जब आप देखते हैं तो एकदम बहुत हाई स्पीड में बॉल आती है, ये बॉल आती है और ये बॉल को वो क्या कर रहा होता है, बैट से हिट कर रहा होता है। और जब वो बैट से हिट करता है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए बैट के साथ कांटेक्ट में रहती है और वो बहुत हाई स्पीड के साथ वो बाउंड्री की तरफ जा रही होती है। तो इन सब के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि अगर मान लीजिए मैं मोमेंटम को चेंज करने का टाइम बढ़ा दूं, इफ वी इंक्रीज द टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, then force can be reduced। एक बात बताइए, सिंपल सी बात, जब कभी भी कोई भी प्लेयर किसी बॉल को कैच कर रहा होता है तो इसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी है सपोज 50 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ये वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से ये आ रही है, इस बंदे ने इसको कैच किया होगा। तो कैच करने में अगर वो अपने हाथों को नीचे ना लेकर जाए तो इसके पास पहुंचते ही, इसके हाथ पर गिरते ही अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, कितने टाइम में भैया, बिल्कुल शॉर्ट टाइम लगा, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, मतलब मैंने ये मान लिया 0.001 सेकेंड लगा, है कि नहीं। बॉल आई, सीधे टप्पा हाथ पे गिरा और वो क्या हो गई, वो बॉल रुक गई। तो यानी कि मोमेंटम का चेंज हो गया। अब जरा देखो चेंज इन मोमेंटम देखने की कोशिश करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बेटा, 50 - 0 कितने टाइम में, 0.01 सेकेंड में। यानी कि 50 × ये देखो नीचे 100 ऊपर आ जाएगा, यानी कि कितने न्यूटन की उसके हाथ में फोर्स लगी बेटा, 5000 न्यूटन की फोर्स लगी। यही जब इस बॉल को कैच करते टाइम पे ये बंदा जब अपने हाथों को लोअर कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जब इसके हाथ में बॉल हिट करेगी, हिट करने के बाद ये हाथों को लोअर करेगा, तो लोअर करने में ये क्या करेगा, इसके टाइम को इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी जीरो होने के लिए टाइम को इंक्रीज करेगा। सपोज उसने टाइम ले लिया 2 सेकेंड्स का, कितना टाइम कि हाथ तो बॉल आ रही है और आते आते उसने बॉल को कैच किया और पीछे की तरफ अपने हाथ को पुल कर लिया। तो सिंपल सी बात, वहां पर जब आप चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो वो कितना आएगा, 50 - 0, और कितने टाइम में, 2 सेकंड में चेंज किया इसने, यानी कि सिर्फ 25 न्यूटन। मतलब ये देखो, हाथों को लोअर करने से, जब वो बिल्कुल फिक्स्ड हाथ उसने रखे हुए थे, फिक्स्ड हाथ रख करके जब वो बॉल को कैच कर रहा था, तो 5000 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। और जब उसने हाथों को लोअर किया, तो लोअर करते टाइम पर उसके उन्हीं हाथों पे जो फोर्स लग रही है वो 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इसीलिए वो बंदा क्या करता है, हाथों को पीछे करता है। कोई भी एक क्रिकेटर आपने देखा होगा, कैच करते टाइम पे अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाता है। एक और केस अगर हम देखने की कोशिश करें, तो वो केस है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बाहर
दो कंडीशंस है। एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की छत पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर इस बिल्डिंग के बाहर हीप ऑफ सैंड है। ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। किसको ज़्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली बात है, जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे सीमेंटेड सरफेस के ऊपर गिरेगा इसको ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि ये जिस भी वेलोसिटी से फॉल कर रहा होगा एकदम से उसकी वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचते ही कितनी हो जाएगी बेटा? ज़ीरो हो जाएगी। मतलब बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, शॉर्ट टाइम में ये क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये बंदा जब इसके ऊपर कूदेगा तो सीमेंट के अंदर ये जाएगा और थोड़े टाइम के बाद, मतलब भले ही 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लेगा, आपने खुद देखा यहाँ पर डिफरेंस, अगर वही कैच करने के टाइम को 2 सेकंड बढ़ा दिया जाए किसी भी तरीके से हाथों को पीछे करने से, तो आपकी जो फोर्स है वो फोर्स कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई। इसीलिए सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जब बंदा गिरता है तो उसके पैर फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, और यही अगर कोई हीप ऑफ सैंड होता है तो वहां पर आपको चांसेस कम मिलेंगे फ्रैक्चर होने के। तो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। So, for defining the change in momentum in a very short span of time, here we have one terminology, and that terminology is called as impulse. क्या बोलते हैं बेटा? Impulse बोलते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि what is impulse, तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। Impulse. What is impulse? A large force, a large force acting for a short time, for a short time, to produce finite change in finite change in momentum. Finite change in momentum is impulse. तो impulse क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा? dp बाई dt। तो dp इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा? f dt। तो अगर यहीं पर ये हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम है। लेकिन अगर यही चेंज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो जाए, शॉर्ट टाइम मतलब जैसे कि क्रिकेटर जब बैट से बॉल को हिट करता है तो हिट करते टाइम पर जो कांटेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। भाई सिंपल सी बात, फ्लोर के ऊपर जब कोई जंप करता है तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसका मोमेंटम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर द चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इम्पल्स बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, एंड आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी टी। अगर कहीं इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी पता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इम्पल्स और मोमेंटम आर बोथ द सेम थिंग। अगर बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि कार जब हमारी चलती है तो इनिशियली रेस्ट पर होती है, फिर हम धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, 10-15 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होती है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में चीज़ें अगर चेंज हो रही होंगी तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे बेटा? इम्पल्स बोल देंगे। बात आई समझ में? जब हम देखा होगा बेटा कील ठोकते हैं, हैमर मारते हैं, तो हैमर और उस कील का कांटेक्ट कितना रहता है? हैमर को बड़ी स्पीड के साथ हम लेकर गए, लेकिन जब वो कील के ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। कितने टाइम में? बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो अगर ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर ये कहानी चेंज हो रही होगी तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इफ द ग्राफ बिटवीन force and time is drawn, then its area gives momentum. Its area will give momentum or impulse.
क्योंकि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी टी है। तो अगर कहीं पर भी फोर्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बना हुआ है कि भैया फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, टाइम आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके अंडर ये जो भी एरिया होगा, दिस एरिया विल गिव change in momentum. Sorry, this is change in momentum basically, not momentum, change in momentum. So this will give change in momentum. क्लियर हो गई बात? तो एक इम्पल्स नाम का एक नया वर्ड हमारे दिमाग में आया, और इम्पल्स कुछ नहीं होता है, यू कैन से इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज नथिंग but the change in momentum in a very short टाइम। उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम इम्पल्स बोल देते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। अब हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए कि कोई भी एक बॉल है ए, एक बॉल है दूसरी बी, ये दोनों के ऊपर कोई नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ ना कुछ V1 से चल रहा होगा और ये सपोज V2 से चल रहा होगा। तो थोड़े टाइम के बाद ये आपस में कोलाइड करेंगे और सपोज ये कोलिजन हो गया इन दोनों का, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो बी वाला ए के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ए वाला बी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स कितनी लगा रहा होगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये चीज़ है कि एफ ए बी जो होगा, अगर मैं ये वाली साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो एफ ई ए बी जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ बी ए के बराबर होगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है आपका? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इन दोनों बॉडीज के ऊपर अभी किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये सीधे सीधे आई, यूनिफॉर्मली मूव कर रही हैं, और ये एकदम से आकर क्या कर गई? कोलाइड कर गई। और कोलाइड करने के बाद जो इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो ये फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इक्वल होंगी बट ऑपोजिट होंगी। कैसे होंगी? ऑपोजिट। तो एफ ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा आपका? माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर होगा। दीज लॉज आर यूनिवर्सल, इनको आप कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कभी चार्जेस के बीच में फोर्स की बात हो या हीट से रिलेटेड बात हो, हर जगह पर ये लॉज आपके एप्लीकेबल होते हैं। बाकी डिस्कशन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। तब के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।